नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी काफी बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी लगातार बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि मैं इस चैनल पर लगातार आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहा हूं, तो आज के इसी तैयारी के सेशन में हमारा रहने वाला है एक टॉपिक जो कि भाई होती है कक्षा 12वीं हिंदी में कहानियां। तो बोर्ड पेपर में कहानी जो होती है 5 नंबर के लिए पूछी जाती है। और आज के इस वीडियो को पूरा देख लेना, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि कहानी का 5 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। मैं बता देता हूं, एक बार हमारे पास क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर मॉडल पेपर जो कि दिखा रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, कौन से नंबर में आता है, थोड़ा सा आप लोग एक बार जान लीजिए। तो जो भी कमजोर बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, अगर आपको बिल्कुल पैटर्न नहीं पता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस प्रकार के मॉडल पेपर का सोल्यूशन मैं लगातार आपको कराता रहता हूँ। देखो यहाँ पर ये हमारे पास इस प्रकार का नया पैटर्न आने वाला 18 फरवरी को जो आपको देखने को मिलेगा। और इसमें आप देखोगे तो यहाँ से पहले आपको 10 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे गद्य और पद्य के, फिर आपको गद्यांश पद्यांश जो है 10-10 नंबर का मिलेगा, ये कि जो कि आपको दिख रहा है। जीवन परिचय आपको यहाँ पर कवि और लेखक दोनों को मिलाकर के 5-5 नंबर के होते हैं। आपको दिखेगा प्रश्न संख्या जो कि 6 यहाँ पर दिया है। देखो इसमें जैसे कह रहा है कि लाटी कहानी का कथा वस्तु या सारांश, इसी प्रकार ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश, और कभी कभी क्या होता है भैया पंचलाइट कहानी, और कभी कभी भैया बहादुर कहानी। इन्हीं 4 कहानियों में से आपकी कहानियां पूछी जाती है और ये जो क्वेश्चन होता है आपका 5 अंक का पूछता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको चारों की चारों कहानियां एक ही वीडियो में कंप्लीट समझाने वाला हूं प्रॉपर तरीके से। क्वेश्चन जो होता है आपका, देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपने पूरा देखा होगा अच्छे तरीके से। इसमें क्वेश्चन जो कहता है कि भैया 80 शब्दों में आपको लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हो, क्वेश्चन को ध्यान से एक बार समझ लेना, बहुत ही आसान तरीके से आप करके आओगे। तो पहले हम लोग जानते हैं यहाँ पर अपनी जो पंचलाइट कहानी है, ठीक है, ध्यान समझना। पंचलाइट कहानी का सारांश कैसे लिखोगे, दूसरी बार आपको यहाँ पर बताएंगे इसी वीडियो में बहादुर कहानी कैसे लिखना है, बहादुर कहानी का सारांश। फिर मैं आपको तीसरी कहानी आपको एक बताऊंगा जो कि लाठी कहानी शिवानी जी के द्वारा लिखी गई है। और चौथी में आपको बताऊंगा यहाँ पर ध्रुव यात्रा। तो कोई चांस ही नहीं बचेगा कि भैया इनसे बाहर आएगा, क्योंकि यही आपकी इंपॉर्टेंट है। सामान्य और साहित्य हिंदी वाले छात्रों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो पंचलाइट। पंचलाइट कहानी के लेखक कौन है ये आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हो रेणु है, फणीश्वर नाथ रेणु जी। कौन है पंचलाइट कहानी के लेखक भैया, तो फणीश्वर नाथ रेणु, याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। अब देखो इस कहानी के लिखने की जब आप शुरुआत करोगे तो कैसे लिखोगे, क्योंकि 80 शब्दों में आपको पूरी कहानी पूरी करनी है। कितने भैया, 80 शब्द में, और 5 नंबर इसके लिए मिलते हैं। तो यहाँ से लिखना, इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव, या कह सकते हो कि भैया जो जैसे गांव में लोग रहते हैं ना, थोड़ा सा पढ़े लिखे कम होते हैं गांवों में, आप अभी भी देखते होंगे। मतलब अब तो थोड़ा सा टाइम के साथ जो है काफी सारे लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, शिक्षित हैं। लेकिन पहले के टाइम पर अगर बात करें, आज से बहुत साल पहले, मतलब लगभग 10 साल पहले, 15 साल पहले, है ना, या 20 साल, तो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे गाँवों में। अब यहाँ पर इस कहानी को सिर्फ सुन करके आप लोग याद कर लेना। परिवेश का सुंदर चित्रण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, मतलब कि गांव की बातें यहाँ पर इस कहानी में कुल मिलाकर के बताई गई हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। जैसे महतो टोली, एक टोली का नाम है। देखो यहाँ पर इस कहानी में प्यारे बच्चों आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पात्र हैं, जैसे कि जो नाम आते हैं, है ना, गोधन हो गया, गुलरी हो गया, मुनरी हो गया, या टोली हो गई, है ना, जैसे महतो टोली। अब ये टोली अगर देखो कहानी लिखोगे सही से, टोली का नाम हो गया या उसके जो पात्र हैं उनके नाम आपकी कहानी में मिल जाएंगे, तो एग्जामिनर को लग जाएगा कि हाँ आपने कुछ याद किया है, आपको पता था तो भी आप लिखे हो, है ना। अगर आपको ये चीजें सही से, थोड़ा बहुत कहानी में मिस्टेक भी होगी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं, बट ये चीजें इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, जो कि मैंने बताया कि भाई कम पढ़े लिखे हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले पर पेट्रोमैक्स खरीदा, यानी कि उसी टोली में जब वहां पर उनके आसपास एक मेला लगता था, जिसका भैया वो नाम रखे थे क्या, रामनवमी, ठीक है ना, रामनवमी का मेला लगता था, जिसमें उन्होंने मेले से उसी टोली के लोगों ने, किस टोली के, महतो टोली के लोगों ने, एक पेट्रोमैक्स यानी कि पंच लाइट जिसे बोलते हैं। आज के टाइम पर आप लोग अगर ये नाम नहीं जानते हो तो लाल टेन जरूर जानते होंगे। मतलब लाल टेन, आप अब से अगर मैं बात करूं तो कितने साल लगभग, है ना, 5 से 6 साल पीछे चले जाओ, 5 से 6 साल, है ना, और थोड़ा सा मान लो 7-8 साल की, क्योंकि अभी भी आते हैं मार्केट में, होंगे आपने देखा भी होगा। तो वही लाल टेन जो आपके मिट्टी का तेल जो कैरोसिन होता है ना, उसी से जलता था ये। तो ये एक प्रकार से उसी को क्या बोलते हैं, पंच लाइट कह करके पुकारते हैं वही टोली के लोग। अब देखो पंच लाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। मतलब भैया वो सम्मान की चीज, मतलब पहली बार कोई चीज नई नई आती थी तो भाई लोग उसको सम्मान देते हैं, तो सम्मान की चीज समझते हैं। पंच लाइट को देखने के
के लिए, यानी कि सभी लोग जो है उसी लालटेन या पंच लाइट को देखने के लिए टोली के सभी लोग इकट्ठे, मतलब एक साथ सभी इकट्ठे हो जाते हैं, पूरा मतलब जितना भी समूह था। और सभी लोग पंच लाइट को देखने के लिए क्या थे भैया, उत्साहित थे, मतलब बहुत ही एकदम खुशी थे कि भाई आज कुछ नई चीज आई है हमारे जो है टीम में या हमारे समूह में, तो उसको देखने के लिए सब एकदम उत्साहित थे, खुशी थे। परंतु समस्या उठती है, क्या समस्या उठी भाई, अब यहां से देखो इसको समझते जाना। परंतु समस्या उठती है कि पंच लाइट जलाएगा कौन। अब देखो उन्होंने भैया पंच लाइट तो ले लिया, लेकिन जलाना कोई नहीं जानता था उस टोली में, मतलब इतना ज्यादा अनपढ़ थे या अशिक्षित लोग थे कि भाई वो जलाना तक नहीं जानते थे। अब देखिए यहाँ जब ये समस्या आती है तो क्या होता है, गांव के लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते थे। इसी टोली में गोधन, ये देखो नाम याद रखना, ये प्रमुख पात्र है इस कहानी के। गोधन नाम का एक युवक था, मतलब कि एक लड़का था, युवक मतलब लड़का, समझ लो कि यही 16-17 साल ऐसे कुछ है ना। तो एक युवक था और वह गांव की मुनरी नामक युवती से, यानी कि एक लड़की थे जिससे क्या है प्रेम करता था। कौन, गोधन, ठीक है ना, किससे, मुनरी से। तो ये इस प्रकार से ये दो प्रमुख पात्र हो जाएंगे। जब वो प्रेम करता था तो इसके कारण क्या हुआ था देखिए, तो मुनरी की जो माँ थी जिससे मतलब गोधन प्रेम करता था, उसकी मतलब लड़की की माँ पंचों से गोधन की शिकायत की थी। किसकी भैया, गोधन की शिकायत कर दी थी। पंचों से मतलब उसी टोली में जो महतो टोली थी, महतो टोली जो थी है ना, उसी टोली के मतलब मुखिया से, टोली के मुखिया से, पंचों से शिकायत की थी। और उसके घर के सामने से वह गाना, सिनेमा का गाना गाकर, जैसे फिल्मी गाने होते हैं ना, वो आज के टाइम पर जैसे अश्लील गाने, भोजपुरी गाने बहुत सारे आते हैं ना, तो वो गाने गा करके क्या है निकलता था उस टाइम पे जो गाने होते थे। इसी कारण पंचों ने, यानी उसी टोली के जो मतलब समूह के सरदार थे या पंच से, उन्होंने गोधन को जाति से निकाल रखा था। जाति मतलब कि भाई अपने समाज से बहिष्कृत करके रखा हुआ था। अब मुनरी को पता है कि भाई गोधन पंच लाइट जला सकता है, यानी कि जो गोधन से प्रेम करती थी लड़की जिसका नाम था मुनरी, उसको भाई क्या है पता था कि गोधन जो है पंच लाइट को जलाना जानता है, लेकिन उसको तो पहले ही समूह से निकाल रखे थे, पंचायत से निकाल रखे थे, तो वो क्यों जलाएगा। तो जब वो मतलब यही बात को पंचों तक पहुंचाती है, कौन, वही मतलब मुनरी, तो वह यहाँ पर देखो, वह चतुराई से पंचों तक यह बात पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं और गोधन पंच लाइट को जला देता है। क्या होता है, गोधन को जब पुनः से बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम इसको मतलब जला दो, तुम्हारे सारी गलतियों को हम माफ कर देंगे, तो पंच लाइट को क्या करता है, वो जला देता है। और गुलरी काकी प्रसन्न होकर के, यानी कि जो मुनरी की माँ थी जिसने शिकायत करी थी पंचों से, वो प्रसन्न होकर के यानी खुश होकर के गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। और पंच भी खूब प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भाई वो एक प्रकार से सम्मान, उनका मतलब जो रेस्पेक्ट है ना वो बचा लेते हैं लोगों के सामने, वरना लोग हंसते कि भाई ले लिए, जलाना नहीं जानते। तो सब प्रसन्न हो जाते हैं और गोधन को कहते हैं तुम्हारा 7 खून माफ, यानी कहते हैं कि तुम्हारी अब सभी गलतियों को हम माफ कर देते हैं। खूब गाओ सलीमा के गाना। तो कुछ इस तरीके से भैया ये कहानी है जो कि आपको पूरी कहानी को मैंने बताया 60 शब्द में, यानी आसानी तरीके से आप ऐसे लिख सकते हो। आइए दूसरी कहानी आपको यहाँ पर बता देता है जिसका नाम है भैया बहादुर कहानी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कहानी है ये भी, है ना। पंच लाइट आपको तैयार कर लेना है, बहादुर कहानी तैयार कर लेना है, और इस वीडियो को पूरा देख लेना तो सभी तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल आपको टेंशन ही नहीं लेना। चलिए, तो ये जो कहानी है बहादुर कहानी, ये बहादुर एक बालक का नाम है, एक लड़के का नाम है, जो कि भाई 12 से 13 साल या 14 साल का एक लड़का था। और इस कहानी के जो लेखक है वो कौन है, अमरकांत है, ठीक है ना, कौन है, अमरकांत जी हैं। तो भाई देखो, कहानी के लेखक का नाम जरूर पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया पंचलाइट कहानी के लेखक कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु है, ठीक है। इसी प्रकार बहादुर कहानी के कौन हो जाएंगे, तो अमरकांत हो जाएंगे, अमर कांत जी हो जाएंगे। और लाठी कहानी जैसे है शिवानी। इस प्रकार से इनके जो है आपको नाम सभी के पता कर लेना है, ठीक है ना। तो ये आपको शुरुआत में जरूर लिखना है, जिससे कि कहानी जो है आपकी स्पष्ट तरीके से सही मानी जाएगी। देखो इसको लिखना कैसे है, अमरकांत जी द्वारा लिखित, यहां पर कर लीजिएगा लिखित, लिखित कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यंत या अत्यधिक, यानी सबसे ज्यादा कटु व्यवहार की कहानी है। यानी कि इस कहानी में एक बहादुर नाम का कोई लड़का था, मतलब यहाँ पर बहादुर एक लड़का है, ये समझ लेना। जो कि यहाँ पर बताया गया कि नेपाल का 13 से 14 साल का या 12 साल का ऐसे कुछ उसकी एज थी, जो कि एक लड़का था। और वो अपने घर से चला जाता है कहीं शहर में, किसी के घर पर नौकरी करने लगता है, और उसी घर में उसके साथ ऐसे अत्यधिक कटु व्यवहार या उसके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। चलिए कहानी को ध्यान समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से लिखना, बहादुर नेपाल का 13 से 14 साल का लड़का है, जो कि अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग
तंग आकर के घर छोड़कर, यहाँ पर कर लीजिएगा भैया, घर छोड़कर, है ना, घर से मतलब अपनी माँ से नाराज होकर के वो क्या होता है, शहर की ओर चला जाता है। तो शहर चला जाता है तो क्या होता है देखिए, और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। मतलब होता क्या है भैया, घर से वो चला जाता है कौन, बहादुर, और एक मतलब निर्मला नाम का कोई महिला थी जहां पर शहर में, उसके घर पे वो नौकरी करने लगता है, कि नई नौकर के रूप में यानी कि रहने लगता है। और निर्मला और उसका जो परिवार था, पहले तो बहादुर के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, मतलब पहले भाई बहुत अच्छे थे वो लोग उसके साथ, अब क्योंकि पूरे घर के काम करता था कौन, बहादुर, निर्मला के घर में। तो उसके घर में मतलब निर्मला के परिवार में जैसे उसका लड़का हो गया है ना, किशोर नाम था उसका, और जो उसका पति था, वो सब अच्छा व्यवहार करते थे उसके साथ। परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं, लेकिन क्या होता है भाई, धीरे धीरे उसके साथ बुरा बर्ताव करने लगते हैं, जैसे कि उसके साथ गाली गलौज, मारपीट, है ना। जैसे होता है ना कि भाई किसी के घर में कोई नौकर है तो उसको गाली गलौज देंगे, बुरी बुरी बातें बोलेंगे, क्योंकि समझते हैं कि नौकर ही तो है। तो इस प्रकार से उसके साथ क्या करते हैं, बुरा बर्ताव करते हैं, किसके साथ, बहादुर के साथ, कौन, निर्मला के घर के परिवार के लोग। अब चलिए, और घर परिवार में मैंने बता दिया कि दो ही लोग थे, है ना, उसका पति और उसका पुत्र, तो यही सब लोग मिल करके क्या करते हैं, और यहाँ तक कि निर्मला भी, है ना, सब लोग क्या करते हैं, बुरा बर्ताव करते हैं। अब इसके बाद देखो लिखना यहाँ से, नौबत यह आ जाती है, यानी कि ऐसी स्थिति आ जाती है कि उस पर झूठी चोरी का इल्जाम लगा देते हैं, मतलब कि ये तक कर देते हैं कि तुमने चोरी किया है घर में, और उसे अपमानित किया जाता है, किसको, बहादुर को, है ना, चोरी लगाएंगे, गाली देंगे, मारेंगे, ये सब करके उसको अपमानित कर रहे थे, और पीटा जाता है। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है, और इन सब बातों से परेशान होकर के जो बहादुर था वो क्या होता है, वो घर से चला जाता है, क्योंकि वो पहले ही अपनी माँ से क्या हुआ था, तंग होकर के, अम्मा के दुर्व्यवहार से गुस्सा होकर के घर से चला आया था। अब यहाँ भी यानी जहां पर नौकरी कर रहा है वहां भी उसके साथ वही बर्ताव किया गया, तो वो क्या करता है, वहां से भी चला जाता है घर छोड़ करके। अब देखो, घर छोड़कर जब चला जाता है, अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं, यानी उसको खोजते हैं कि कहाँ गया। क्यों खोजते हैं, क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके थे, और बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं, यानी उसके कारण घर के जितने भी लोग थे सभी आराम के आदी हो चुके, उनको आदत पड़ गई थी आराम करने की, क्योंकि घर के पूरे काम तो बहादुर करता था, काम इनको करना पड़ता नहीं था, तो आराम की इन्हें आदत या लत लग गई थी। अब देखो यहां से क्या हुआ, बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप यानी पछतावा करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं। अभी उनको यह लगता है कि काश उसके साथ हम ऐसा बर्ताव ना करते तो वो ना जाता और हमको सारे काम ना करने पड़ते थे, हम पहले हमें आराम था, तो ऐसा सोचते हैं। अब देखो, परंतु अब पछताए का होए, है ना, अब पछताए होत क्या, चिड़िया जब चिड़िया चुन गई खेत, बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, और इसकी इसी चरित्र के कारण, यहाँ पर कर लीजिएगा, इसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है। यहाँ पर यही कहा गया कि अब पछताए का हो जब चिड़िया चुन गई खेत, मतलब कि जैसे एक कहावत है ना पुरानी, कि भाई अगर चिड़िया खेत को खाली कर देंगी तो उसके बाद पछतावा करने से क्या, पहले ही आपको वो सब चीजें उनकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी, है ना। तो वही यहाँ पर कहानी इस प्रकार से बताई गई है। तो ये भैया आपको दूसरी जो मैंने बता दिया, बहादुर कहानी। चलिए, दो कहानी उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से कि क्या था इनमें। तीसरी जो कहानी है इसको बोलते हैं हम लोग लाठी। चलिए, इसको भी जानते हैं, अच्छे से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाठी कहानी का सारांश अगर पूछेगा तो कैसे लिखोगे, दो हमने कंप्लीट कर ली, तीसरी आप देखते हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद कहानी तो बिल्कुल नहीं बचेगी। नेक्स्ट वीडियो आपका और भी टॉपिक जो है संस्कृत के गद्यांश पद्यांश, उन पर भी मैं लाने वाला हूँ। चलिए, लाठी कहानी मैंने बताया कि भाई इसकी जो आपकी लेखिका है शिवानी जी है, तो आप यानी कि इन्होंने लिखा है, तो इसको लिखना। लाठी कहानी लेखिका शिवानी द्वारा लिखित एक मध्यम वर्गीय पहाड़ी परिवार से संबंधित कहानी है, और यहाँ यह कहानी बानो, जिसको हम लोग लाठी बोलते हैं, लाठी मतलब यहाँ पर बानो एक महिला का नाम है, और उसी को लाठी कहा गया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यह कहानी बानो यानी लाठी से संबंधित है। बानो का विवाह कप्तान जोशी से हुआ था, है ना, बानो का विवाह किससे हुआ था, कप्तान जोशी से हुआ था। इस कहानी को मैं पढ़ता जाऊंगा, ध्यान समझते जाना। परंतु किन्हीं कारणों के चलते उसे विवाह के कुछ दिन बाद ही उसे बानो को छोड़कर युद्ध पर जाना पड़ता है, क्योंकि वो मतलब कहीं पर जैसे कि आर्मी में था, मान लो कहीं पर जॉब लगी थी उसकी, तो उसको युद्ध पर जाना पड़ा, है ना, मतलब शादी के बाद। अब क्या होता है, कप्तान के जाने के बाद उसे ससुराल वालों की कठोर और कटु यातनाएं झेलनी पड़ती है। जब वो चला जाता है तो जो उसके परिवार के लोग थे उसको बानों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, जिसके कारण वानों को क्षय रोग मतलब
टीबी जिसे बोलते हुए ना, क्षय रोग बीमारी हो जाता है या रोग हो जाता है ऐसा, तो 2 वर्ष बाद कप्तान जब घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि घर वालों ने या घर वालों के द्वारा बानो को टीबी सैनेटोरियम भेज दिया गया है, मतलब जहां पर उसका इलाज हो या वहां पर रहने के लिए उसको भेज दिया गया। कप्तान बानो की दिन रात सेवा करता, फिर वहां पर वो जाता है, उसकी सेवा करता है, परंतु बानो की बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती है। वानो अपनी मृत्यु के निकट आने का आभास करके एक दिन नदी में कूद जाती है कप्तान द्वारा ढूंढने पर, यानी कि उसको लगता है कि मैं बचूंगी नहीं, क्योंकि इसको मैं इसका टाइम वेस्ट करूं, तो मतलब अपने आप से एक प्रकार से उसको घृणा हो जाती है, किसको, बानो को, है ना, तो वो चली जाती है और कहीं नदी में कूद जाती है कप्तान द्वारा ढूंढने पर, यानी कि जब उसका जो पति था कप्तान वो उसको ढूंढता है लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। अब क्या होता है, घर वालों के दबाव में, देखो यहां से, अब देखो क्या होता है, घर वालों के दबाव के चलते कप्तान को प्रभा से दूसरा विवाह करना पड़ता है, यानी कि उसको लगा कि वो तो मर गई है ना, कूद गई कहीं पर चली गई, तो उसके घर वाले कप्तान के दोबारा से उसका विवाह करा देते हैं। अब जब दूसरा विवाह करता है या करना पड़ता है तो कप्तान और प्रभा 16 वर्ष बाद, यानी शादी के, अपनी दूसरी शादी के 16 वर्षों बाद नैनीताल के लिए घूमने जाते हैं, है ना। तो चाय की एक दुकान पर अचानक बानो, यानी जो कि लाठी के रूप में उनको मिल जाती है, तो कप्तान यानी कि जो उसका पति था वो तो उसको पहचान जाता है, लेकिन जो लाठी यानी बानो थी वो उसका दिमाग थोड़ा अलग टाइप से हो गया था, तो वो नहीं पहचान पाती। अब देखो क्या होता है, परंतु लाठी को सब कुछ भूल चुका था, वह वैष्णवी के दल के साथ रहने लगी थी। लाठी की मधुर हंसी से कप्तान के दिल को वेध दिया, परंतु कप्तान जिंदगी की दौड़ पे बहुत आगे निकल चुका था, पीछे लौटकर पिछड़े व्यक्ति के साथ लाना उसकी सबसे बड़ी मूर्खता होती। इस कहानी का सारांश आपको इतना लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर ध्रुव यात्रा, काफी इंपॉर्टेंट कहानी है, चलिए इसको भी देखते हैं। ये जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा लिखी गई है ना। तो जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित यह एक प्रसिद्ध कहानी है। इसमें राजा रिपुदमन की ध्रुवों पर यात्रा का वर्णन किया गया है। इस कहानी का सारांश इस प्रकार है, जैसे कि जब राजा रिपुदमन उत्तरी ध्रुव की यात्रा सफल कर लिए, तब यूरोप के नगरों में जहां जहां रुके वहां वहां उनका सम्मान हुआ, और इस खबर को सुनकर उनकी प्रेमिका उर्मिला प्रसन्न हो गई। लौटते समय राजा रिपुदमन आचार्य से मिलने गए, वहां पर उन दोनों में काफी देर, यहां पर लिख देना काफी देर तक बातचीत की। रिपुदमन विवाह के को बंधन मानते थे, किंतु प्रेम से इनकार नहीं करता था। उर्मिला से वो प्रेम करता था, ठीक है, उर्मिला उसकी प्रेमिका और उसके बेटे की माँ है, यह बात उनके अलावा और कोई नहीं जानता। रिपुदमन उर्मिला से कहता है कि वह अब पारिवारिक जीवन में शामिल होना चाहता है, पर उर्मिला इनकार कर देती है, मतलब कि ना कर देती है, और कहती है कि आपको अभी आपको दक्षिण ध्रुव पर विजय प्राप्त करना है। मारुति जो कि उर्मिला के पिता थे, रिपुदमन को बताते हैं कि उर्मिला उनकी सगी पुत्री है और इसे विवाह करके साथ रहना चाहिए। उर्मिला किसी की भी बात नहीं मानी। अंततः रिपुदमन दक्षिणी ध्रुव जाने के लिए अमेरिका से फोन पर बात करते हैं, और किंतु तीसरे दिन उर्मिला ने अखबार में पढ़ा कि राजा रिपुदमन खून से भरे हुए पाए गए और गोली का कनपटी के आर पार निशाना था। उन्होंने पत्र लिखा कि मैं किसी को वचन पूरा करने जा रहा हूं और ध्रुव पर भी बचना नहीं था। अब नहीं बचूंगा, भगवान में प्रिय के अर्थ और मेरी आत्मा की रक्षा करे। तो ये आपकी एक चौथी कहानी है। उम्मीद है ये आपको चारों कहानियां जो मैंने बताई इस वीडियो में कंप्लीट समझ में आ गई होंगी। और देखो कंपलसरी है कि आपको पंचलाइट, बहादुर और लाठी, ये तीन तो तैयार ही होनी चाहिए। चौथी अगर आपको नहीं भी तैयार है तो तीन आपकी होनी ही चाहिए, क्योंकि इन्हीं तीन में से आपका 100% फंस जाएगा। 5 नंबर यहाँ से आपको पूरे मिल जाएंगे। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।